नमस्कार। जैसा हम सबको पता है, जो जनवरी है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जानी जाती है। और आज उसके बारे में, इस कैंसर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा प्रकाश। डॉक्टर सीमा प्रकाश प्रोफेसर हैं जीटीबी हॉस्पिटल में, और वो बहुत सारे प्रोग्राम करती रहती हैं सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए और लेडीज की हेल्थ के लिए। और हमारे साथ में है डॉक्टर शैला जमाल। ये भी नामी गिरामी डॉक्टर हैं हमारे शहर बरेली की। और इनका खुद की एक संस्था है जो कि लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए बहुत काम करती है। और हमारे साथ में है डॉक्टर सुरभि अग्रवाल। डॉक्टर सुरभि भी सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट हैं। वो नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल में हैं। और हम सभी डॉक्टर सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए काम करते हैं और अपनी महिलाओं को स्वस्थ देखना चाहते हैं। और इसीलिए हम सब लोगों ने ये जो सेशन रखा है वो इसीलिए रखा है ताकि हम सब जितने भी लेडीज हैं और उनसे जुड़े जितने भी साथी लोग हैं, सबको ये मालूम पड़ सके कि क्या चीज होती है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर सीमा प्रकाश मैडम से रहेगा। ये सर्वाइकल कैंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले तो हमें आप ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है सर्वाइकल कैंसर? वैसे तो सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। एंड मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी हम ये अवेयरनेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो जनवरी का महीना है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। बाकी अब हम ये बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। बेसिकली आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा कि सर्वाइकल कैंसर जो है विमेन का कॉमनेस्ट कैंसर है। एंड ब्रेस्ट के बाद जो जेनाइटल ऑर्गन्स का सबसे कॉमन कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर ही होता है। बेसिकली जब हम अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो जो बच्चेदानी और बच्चेदानी का जो मुख है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स पे जब भी हमें इस तरीके की एबनॉर्मलिटी लगती है उसको आगे डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, टेस्ट किए जाते हैं। और उनके बेसिस पे अगर ऐसी एबनॉर्मलिटी जब हिस्टोपैथोलॉजी, हम पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो अगर कैंसर है तो उसी को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो ये हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो बच्चेदानी का मुख है उस पे जब किसी भी तरीके के लीजन्स आते हैं, या हिंदी में उसे बोलेंगे कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि उस पर खराबी आ जाती है, तो उसको हम जब डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, फाइनल डायग्नोसिस, तो उसी को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर सीमा। मतलब सीधी सी बात है, सर्वाइकल कैंसर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, गर्दन नहीं है। वो बच्चेदानी का मुंह जो सिर्फ लेडीज में होता है उसके मुंह का कैंसर है। आपने बहुत अच्छी तरह बताया। और ये जो आपने भी बताया था कि जनवरी का महीना है, वो बेसिकली पूरा महीना इसी बात पे फोकस किया जाता है कि लोग इसके बारे में जाने। तो हम मतलब मेरा ये आपसे फिर से पूछना है कि क्यों ऐसा क्यों है, क्यों जाने ऐसा, इस कैंसर में ऐसा क्या बात है? हाँ जी। देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है ऑल ओवर वर्ल्ड विमेन का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आज की डेट में जो देखा गया है, विमेन में ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, ये दो ही कैंसर हैं जो कि सबसे ज्यादा, जिनकी वजह से कि मृत्यु का जो दर है वो सबसे ज्यादा देखी गई है इन दो कैंसर्स की वजह से। और सर्वाइकल कैंसर के एक जो खासियत सबसे जो इम्पोर्टेंट है इन दोनों ही कैंसर्स में, वो ये है कि प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल मेरा मतलब कि अगर हम जागरूक रहें और हम लोग इसके सिम्टम्स, साइंस और इसका आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसके बारे में अगर सभी महिलाओं को जानकारी हो, वो जागरूक हो, तो ऑलमोस्ट हम इससे मृत्यु दर जो हमारे यहाँ होता है सर्वाइकल कैंसर की वजह से, वो 0 हो सकता है अगर ये जागरूकता हो। और इसीलिए इस मंथ में ऑल ओवर वर्ल्ड ये सर्वाइकल कैंसर मंथ मनाया जाता है। जो नेशनल सर्वाइकल कैंसर कोएलिशन यूएस का है, WHO का है, इन सब की ओर से इसको बढ़ावा दिया जाता है। डेवलपिंग वर्ल्ड्स में भी अब इसके लिए जैसे हमारे देश भारत है, भारत में भी बहुत ज्यादा जागरूकता आ रही है। सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में इसका फ्री टेस्टिंग होता है। फ्री इस महीने में ज्यादा
जोर देके सभी जो जितनी भी महिलाएं आती हैं उनका टेस्टिंग, उनके जो सिम्टम्स हैं उन सब के बेसिस पे जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि हम किसी तरीके से इस की वजह से जो मृत्यु है उसको खत्म कर सकें। जी जी। अब मैं डॉक्टर शैला से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर शैला, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो, कि भाई सर्वाइकल कैंसर इंडिया का सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, दूसरा प्रमुख कैंसर है, और कुछ आप बताना चाहें? जी, सबसे पहले तो डॉक्टर राशि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के प्रोग्राम्स अगर हम करते हैं तो हम अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं जिस लक्ष्य में हमने एक महीना पूरा डेडिकेट किया है, कि इस पूरे महीने में हम महिलाओं को बहुत सारी चीजों के बारे में जागरूक करते हैं, लेकिन इस महीने में हम कैंसर सर्विक्स की बात करेंगे। सीमा मैम ने, जो कि मेरी गुरु समान है और गुरु हैं भी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि हमने ये मंथ डेडिकेट किया है क्योंकि भारत में अभी हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार 87% महिलाओं को पता ही नहीं था कि बच्चेदानी के मुख का कैंसर होता है और वो किस तरह से होता है, किस तरह से फैलता है। और 56 यानी कि 56% महिलाओं को ये नहीं पता था कि अगर ये कैंसर होता है तो इसका इलाज है। उनके हिसाब से अगर कैंसर हुआ तो मरना है और बुरी तरह से मरना तय है। तो अगर हम इस तरह की भ्रांतियों और धारणाओं को एक मंथ में इतने सारे डॉक्टर्स इकट्ठे होके, जैसे कि मैं देख रही हूँ इतने बड़े बड़े नामी डॉक्टर्स आज आप सबके सामने खुद उपस्थित हैं ये बताने के लिए कि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है, यानी कि इससे बचाव किया जा सकता है। अगर कैंसर हो भी जाता है और हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज भी संभव है। तो ये मंथ हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों तक पहुंचने का एक जरिया बन जाता है। वो कहते हैं ना कि बर्थडे हम साल में एक बार मनाते हैं, खुश होने के तो 365 दिन है, तो ये उसी तरह से आप समझें कैंसर सर्विक्स जनवरी। जी डॉक्टर शैला, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अगर हम वही डाटा की बात करते हैं, फिगर्स की बात करते हैं, तो हर 7 मिनट में, हर 7 मिनट्स में एक महिला की मृत्यु इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। और जिसको आपने बताया कि अगर हम स्टेज 1 में डायग्नोज कर लेते हैं तो 94% पेशेंट्स क्योर हो सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा, जैसा डॉक्टर सीमा ने बताया, प्रिवेंटेबल कैंसर है। प्रिवेंशन के बारे में हम अपने जो हमारा दूसरा एपिसोड होगा उसमें बात करेंगे। अब हम जब इस कैंसर के बारे में इतनी बात कर ही रहे हैं तो मेरा अगला प्रश्न होगा डॉक्टर सुरभि अग्रवाल से। डॉक्टर सुरभि, ये इस वाले कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? थैंक यू डॉक्टर राशि, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का अगर एक मौका दिया। ये जैसे डॉक्टर शैला ने, डॉक्टर सीमा मैम ने, डॉक्टर सीमा मैम मेरी भी गुरु हैं। बहुत मतलब मैं बहुत अच्छा लगा इनके साथ मंच शेयर करते हुए। तो जैसे डॉक्टर शैला ने, डॉक्टर सीमा ने बोला कि ये आज जो है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है इंडियन फीमेल का, इवन वर्ल्ड में, डेथ का, और जबकि प्रिवेंटेबल कैंसर है। तो इसके मैं लक्षण जरूर बताना चाहूंगी। इसके लक्षणों में सबसे पहले है कि पेशेंट आता है कि कई बार मेनोपॉज यानी महीना बंद होने के बाद उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, कि दाग आना शुरू हो गए, ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। दूसरा, कई बार पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग, जैसे यौन संबंध के बाद पेशेंट कहता है कि मैम थोड़े ब्लीडिंग आती है, हमको दाग आता है। या इरेगुलर मेंसेस होने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, मेंसेस बंद हो गए फिर दाग दिखा, फिर इस तरीके से। या कई बार सिर्फ एक बहुत लोअर एब्डोमिनल पेन करके, कि निचले भाग में पेड़ों के बहुत दर्द रहता है। और एक बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, बदबूदार पानी आता है, उसमें कभी कभी ब्लड भी रिसता है। तो ये 4-5 लक्षण हैं जो बहुत कॉमन कंप्लेंट से फीमेल्स हमारे पास आती हैं। जी डॉक्टर सुरभि, आपने बिल्कुल सही बताया कि शुरू में तो मरीज जो आते हैं वो इन्हीं लक्षणों से आते हैं। और लोगों में हमें लगता है ये वाली बात बहुत होती है कि सफेद पानी तो मतलब जाता ही है हर लेडी में। लेडी में जाता लोगों ही को है। ये चीज मतलब अपने आप ही सब मान लेते हैं। तो हमें हाँ, लगता है कि मानना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है कि सफेद पानी का सही में क्या रीजन है ना? बिल्कुल, ये वाली बात तो है ही। तो अब जो दूसरा मेरा प्रश्न है वो ये है कि जब हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुरभि ने शुरू के लक्षण बताए, लेकिन किसी किसी को ना मतलब एडवांस स्टेज में भी मालूम पड़ते हैं। मतलब मान लो उसको यूरिन में दिक्कत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो रहा है, या कभी कभी भूख नहीं लग रही है बहुत ज्यादा। तो अपने लक्षणों को, कोई भी लक्षण, नॉर्मल लक्षण भी, अगर 15 दिन से ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपको समस्या रह रही है तो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं।
और उनसे Exactly. सीखें। ये नहीं सोचे कि भाई ये तो होता ही है, तो ये तो होता ही है वाला कैजुअल एटीट्यूड जो हमारा होता है, वो ठीक होने वाली बीमारी, जैसे डॉक्टर शैला ने बताया ना, सर्वेक्षण के अनुसार लोग सोचते हैं हम ठीक ही नहीं होंगे, तो उसको हम लाइलाज बना लेते हैं। अब आती है बात कि कारण क्या है, तो मैं डॉक्टर शैला से पूछना चाहूंगी कारण क्या है इसके, क्या कारण है कि ये कैंसर हो जाता है? डॉक्टर राशि, ये कारण समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कारण है सिर्फ एक, वायरल इन्फेक्शन, जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, यानी कि जो लोग यौन संबंध बनाएंगे उनमें ये संक्रमण देखा जाएगा। अच्छा, यौन संबंध तो यूनिवर्सल फिनोमेना है, ऐसा नहीं है कि लोग यौन संबंध नहीं बनाएंगे शादी के बाद, सबको करना होता है। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि अगर यौन संबंधित ये संक्रमण है तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे कैंसर सर्विक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपने बहुत अर्ली एज में यौन संबंध स्थापित किए, यानी कि अर्ली सेक्सुअल डेब्यू। दूसरा है बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होना, आपके पार्टनर्स बहुत सारे हैं, अनप्रोटेक्टेड यानी कि बिना कॉन्डोम के इस्तेमाल के उन सभी पार्टनर के साथ आप संबंध बना रहे हैं, तब ज्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा है कि आपकी इम्यूनिटी लो है, क्योंकि हर तरह के संक्रमण को बॉडी साफ करने की कैपेबल होती है, वो कैपेबिलिटी इम्यूनिटी जब डाउन होती है तब कम हो जाती है। तो वो इम्यूनिटी किन कारणों से लो होती है, जैसे किसी को डायबिटीज है, प्रेगनेंसी में ये इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, कुछ लोग दवाइयां खाते हैं जैसे स्टेरॉइड वगैरह किसी भी कंडीशन के लिए, या अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, जो कि महिलाओं में सबसे बड़ी बीमारी है। सबको खिला देंगी, अपने लिए इतना सा, और बाद में, और वो भी पोषक तत्वों से भरा हुआ है कि नहीं है वो कोई नहीं जानता, बस दाल चावल खा लिए, थोड़ा सा पेट भर गया, वो खाना हो गया, उसमें कितना न्यूट्रिशन है हम उसका ध्यान नहीं देते। फिर है बार बार बच्चे होना, बहुत ज्यादा बच्चे होना, और उन बच्चों के बीच जो अंतर है वो कम होना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सफाई का या सफाई की कमी होना। जैसे कि डॉक्टर राशि ने पहले बताया था कि हमारी एक संस्था है, उसका नाम है सोसाइटी ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स एंड हाइजीन मैनेजमेंट। बहुत बहुत काम करके यही है कि लोगों को मासिक धर्म के समय स्वच्छता, उनका ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनको इस टाइम सफाई अगर नहीं रखेंगे तो उनको कितने ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएंगे। जितने ज्यादा इन्फेक्शन होंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उतना विकराल रूप लेता जाएगा। अगर आपकी हेल्दी सर्विक्स, हेल्दी वजाइना है, तो ये संक्रमण इतना विकराल रूप नहीं लेगा, बॉडी उसको इम्यूनिटी वॉश कर देगी। मगर अगर आप और इन्फेक्शन लेके आते हैं और गंदगी रखते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस विकराल रूप लेकर कैंसर में जल्दी तब्दील हो जाएगा, वो सेल्स जल्दी तब्दील हो जाती हैं। जी डॉक्टर शैला, ये बिल्कुल आपने सही बताया, ये एक वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर सीमा से है, जैसा कि डॉक्टर शैला ने बताया कि भाई ये इन्फेक्शन तो सभी को होता है, तो क्या कुछ स्पेशल वायरस होते हैं जिनसे हमें, वायरस के टाइप्स होते हैं जिनसे हमें ज्यादा खतरा है, कुछ कम खतरे वाले हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? जैसा कि डॉक्टर शैला ने बताया कि एचपीवी जो वायरस है उसी के संक्रमण की वजह से ये जो सर्वाइकल कैंसर है, इसके 99% केसेस जो हैं इसी के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। डॉक्टर शैला ने जो 2-3 बातें कही, उनमें मैं 1-2 बातें और ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि 20 वर्ष से कम आयु पे जिन लोगों का यौन संबंध होते हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिनके 6 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही यदि आपके 8 से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उनमें भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एचपीवी डीएनए की जब हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उनमें से कुछ वेरिएंट्स हैं जिनके के कारण सर्वाइकल कैंसर होने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी कुछ जो वायरसेस हैं उनकी वजह से कुछ लीजन्स हैं जो कि डिफरेंट तरीके के लीजन्स हैं जो कि हो सकते हैं। बाकी और भी कई जगहों पे ये वायरस हमारा इन्फेक्ट करता है, बट मेनली जो वायरसेस हैं जैसे 16, 18 इस तरीके के जो हमारे एचपीवी डीएनए जो एचपीवी के वेरिएंट्स हैं वो हमारे सर्वाइकल कैंसर पर ज्यादा असर करते हैं, उनकी वजह से ज्यादा रिस्क होता है सर्वाइकल कैंसर होने का। आपको बताया 16 और 18 ये जो होते हैं, मतलब ये है कि एचपीवी इन्फेक्शन अगर हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी सी लोगों को जैसा बताया सबने की नॉलेज भी बढ़ी है, ज्ञान भी बढ़ा है,
तो कुछ महिलाएं इसलिए परेशान हो जाती है कि उनको एचपीवी इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन होने से परेशान नहीं होना, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी स्टेज पे इन्फेक्शन होता ही है। मेन बात ये होती है कि कौन सा इन्फेक्शन कितना परसिस्ट करता है और किस तरह का। अगर वो हाई रिस्क वायरस वाला परसिस्ट कर रहा है तो हमें ज्यादा मतलब उसका इलाज कराना होता है, ध्यान देना होता है। मतलब इसमें ऐसा भी नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा डरने लगे, ये वाली चीज है, तो थोड़ा समझना ही होता है। अब मैं ये डॉक्टर सुरभि से पूछना चाहूंगी कि अब ये हमें मालूम पड़ गया भाई एचपीवी वायरस है, 16-18 वाला वो है। और एक चीज इसमें जो हम जोड़ना चाहते हैं, स्मोकिंग, जो धूम्रपान है उससे भी ये होता है। क्यों होता है कि भाई धूम्रपान भी एक तरह से हमारी इम्यूनिटी कम करता है। तो अगर मतलब जो भी डॉक्टर सीमा ने बताया, जो वायरस खराब टाइप का है, 16, 18, 31, 33, 35, इसमें से 8-9 वेरिएंट है जो खराब टाइप के हैं, वो अगर रह जाते हैं, ठीक है, तो धूम्रपान की प्रॉब्लम की वजह से भी वो हमारी जब इम्यूनिटी लो होती है तो भी रह जाते हैं। तो उस समय भी डॉक्टर राशि, मैं भी यहाँ पर कुछ ऐड हाँ करना बताइए ना, चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जैसे करिए। धूम्रपान है तो अमूमन ये भी देखा गया है कि धूम्रपान सिर्फ हम सिगरेट के कश लगाने के लिए बोलते हैं। गांव में आप जाइए, हर महिला अपने जी पति के साथ बैठ के एक आध बार हुक्का गुड़गुड़ाती है। हाँ बिल्कुल और तंबाकू भी वहां पर एक टैबू नहीं है, स्पेशली बिल्कुल रूरल इंडिया में, और हम रूरल इंडिया को बिलोंग करते हैं, जी तो तंबाकू भी वहां पर खाया जाता है। और तीसरा है कि हम अभी भी महिलाएं रूरल एरियाज में चूल्हे पर खाना बनाती हैं। हाँ, वो तो वो भी स्मोक भी इक्वली इंजूरियस है, क्योंकि हम धूम्रपान जब कहते हैं तो वो सिगरेट का पैकेट और बीड़ी का पैकेट ही याद आता है। ये इस हुक्का नहीं तरह याद के आता। हाँ, हुक्का। बहुत अच्छा और पॉइंट रेज किया है डॉक्टर शैला आपने, बहुत बहुत ही मतलब आपको सही मायनों में देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है। हमारी जो बिल्कुल गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उनको ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि धूम्रपान सिर्फ सिगरेट से नहीं है, बाकी भी इतने सारी चीजें हैं जिनसे आपको बेसिकली उसके असर हो सकते हैं। और देखा जाए तो ये जो कैंसर है वो रूरल इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। एग्जैक्टली। अब मैं डॉक्टर सुरभि से पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर सुरभि, सर्वाइकल कैंसर की मतलब कितनी स्टेजेस होती हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर की 4 स्टेजिंग होती है जी आपका। वैसे तो ये दो तरीके का होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा। जी जी लेकिन स्टेजिंग हम इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। जी एक 0 में तो हम कहते हैं कि भाई कैंसर नहीं है, लेकिन इसमें जी कुछ सेल्स ऐसे हैं कि आगे चल के कैंसर बन सकता है। जी फिर स्टेज 0 में सर्विक्स तक आपका कैंसर आ गया, जी स्टेज 1 में। फिर स्टेज 2 में गर्भाशय के निचले भाग में थोड़ा कैंसर आ जाता है। जी जी और फिर स्टेज 4 तक आपका कैंसर पूरा मूत्राशय, मतलब आपका ब्लैडर तक, रेक्टम, आगे लिवर, लंग्स तक, जिसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस हो गई, मतलब कैंसर जी पूरा आपका फैल गया। तो वो जी स्टेज 4 में चला जाता है। जहां तक जी पेशेंट को नहीं, अगर मतलब वो थोड़ा आपका ऐसा स्टेज है जहां तक पेशेंट को दोबारा लौटा के लाना उसको मुश्किल होता है। अगर हम कैंसर, बिल्कुल अगर हम पेशेंट को जल्दी कैंसर में मतलब स्टेजिंग करके जल्दी पकड़ ले पैप्समियर वगैरह से, तो स्टेज 0, 1, 2 तक पेशेंट पूरा करेक्टेबल होके ठीक हो जाता है। लेकिन 3 और 4 ऐसा स्टेजिंग है जहाँ पे पेशेंट की 100% करेक्शन होना मुश्किल है। और डॉक्टर सुरभि, हमें तो लगता है स्टेज 0-1 में भी, क्योंकि पेशेंट ये वाले पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, है ना, सिम्टम्स होते हैं, महीने से रिलेटेड दाग वाले जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उससे जल्दी डायग्नोज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोग डायग्नोज, मान लो ये पेशेंट आया तो डायग्नोज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या बायोप्सी करते हैं, क्या होता क्या देखिए, है? सबसे पहले तो हम हर फीमेल को 21 साल से ऊपर अगर एक लेडी है तो उसको हम ये कहते हैं कि पैप्समियर हर 3 साल में जरूर कराएं। जी पैप्समियर एक ओपीडी बेसिस पे एक छोटा सा गर्भाशय के मुंह का एक जांच होती है। इसके लिए हमें कोई एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको सिर्फ उसके कोशिकाओं के नीचे की सेल्स को एक स्लाइड पे बना के लैब में भेजना होता है। और जी बहुत ही, ये तो सरकारी अस्पतालों में से फ्री होता है, इवन प्राइवेट में भी ये इतना बहुत कॉस्टली टेस्ट नहीं है। तो इट इज अफोर्डेबल टू ईच एंड एवरी फीमेल। और मुझे लगता है 3 साल में एक आदमी अपने ऊपर 1000-2000 रुपए तो खर्च कर ही सकता है ना। बिल्कुल पैप्समियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे हम स्क्रीनिंग करके बहुत जल्दी पेशेंट को पकड़ सकते हैं। दूसरा वैक्सीनेशन, तो जैसे शायद हम लोग अभी डिस्कस आगे भी करेंगे भी, जी कि आजकल 11 साल से 12 साल से ऊपर बच्चों को आज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कर जी दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर राशि। हाँ जी 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 डॉक्टर सीमा प्लीज। एक्चुअली हाँ, पैप्समियर के साथ साथ हम लोग जो अभी जो स्क्रीनिंग है उसमें वाया विली भी टेस्ट है हाँ जो हम करते हैं, जो ओपीडी प्रोसीजर ही है, जिसमें कि विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एसिटिक एसिड एंड ल्यूगॉल्स आयोडीन उसके अंडर करते हैं। एंड काफी ये भी इजी है, ओपीडी प्रोसीजर है। एंड स्टैट उसकी रिपोर्ट हम वहीं की वहीं मतलब पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन
उसी के बेसिस पे हम कॉल्पोस्कोपी डिसाइड कर लेते हैं। हैं। तो उसमें हमें जैसे वेट भी नहीं करना लैब की रिपोर्ट का, एंड डायरेक्ट वी कैन जस्ट सी एंड टेल द पेशेंट फॉर फर्दर फॉलो अप, उस तरीके से। मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है तो आपके पास वो जाए, तुरंत की तुरंत उसे देख करके हम लोग पहचान कर सकते हैं। है ना डॉक्टर साहब, आप भी एग्री कर रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना? तो मतलब इजी है। तो अगर मतलब जाने की कमी हमारी है, हम पहुंचे तो, अगर हम पहुंचेंगे तो टेस्ट हो जाएंगे। जी। और डॉक्टर राशि, इसके साथ अभी महिलाएं खुद से भी ये टेस्ट कर सकती हैं घर पर, सेल्फ टेस्टिंग। अभी इसको काफी प्रमोट किया जा रहा है। उनको एक किट प्रोवाइड कर दी जाती है, थोड़ा सा एजुकेशन दे दी जाती है कि किस तरह से वो अपना सैंपल घर पर ही लेकर लैब तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये जो संकोच होता है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट्स किस तरह से एग्जामिन कराएं, कुछ लोगों के अंदर डर भी है कि पता नहीं क्या लगाकर क्या देख लेंगे, तो वो संकोच, वो भय, इन सब को निकालने के लिए भी सेल्फ टेस्टिंग भी हम करवा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शैला, मतलब हमें तो कभी कभी लगता है कि हम लोग दिल्ली में बैठ करके कहिए कि ये सब चीजें थोड़ा कम समझ पाते हैं, है ना? लेकिन बाकी लोगों को ये चीज, मतलब जिस चीज को हम लोग इतना एबनॉर्मल मानते हैं वो इतना मतलब नॉर्मल है। तो मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सब लोग ओपन होइए, बात करिए, झिझक की नहीं हम लोगों को, सब जो हम लोग बात करना चाहते हैं आप लोगों से। अब लास्ट में बात आती है जो हम थोड़ा सा कहना चाहते हैं बायोप्सी की, कि अगर जब भी कहा जाता है ना कि बायोप्सी हो गई तो लोग डरते हैं, उनको लगता है कि बायोप्सी के नाम से ही कैंसर हो गया। जबकि बायोप्सी का मतलब होता है कि टुकड़े की जांच, है ना? जब पीस लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कैंसर है या नहीं है। तो उससे डरे नहीं। अब हम अपने जो सेशन है उसके एंड में आ रहे हैं। आती है बात ट्रीटमेंट की, कि अगर हो गया है तो जैसा अभी बात हुई थी कि अधिकतर लोग ट्रीटमेंट कराना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कैंसर हो गया तो इसका मतलब है कि भाई मृत्यु का फरमान आ गया है, भाई हमारे जाने के दिन आ गए हैं, हम जाने वाले हैं। तो अब इसमें अगर मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर सीमा, पहले आप बताइए कि अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है तो क्या ट्रीटमेंट है आपके पास? देखिए डॉक्टर राशि, आपने बहुत सही बोला कि ये बायोप्सी लेते ही लोगों के मन में जो डर बैठ जाता है कि ये तो अब बस मृत्यु का फरमान आ गया। बहुत ही आपने सही बात बोली है, क्योंकि ऐसे पेशेंट हमने कई देखे हैं जो कि एकदम सुनते ही रोना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनके सामने बात भी कर दो ना कि ये खतरा हो सकता है, वो इस खतरे से भी घबराते हैं। तो वो भी बहुत जरूरी है, इस चीज में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा आपने सवाल क्या पूछा अभी आपने? स्टेज 1 और 2 के कैंसर का आप किस हाँ, तरह आप इलाज करेंगे? तो जो हम बात कर रहे थे कि ये कंप्लीटली ट्रीटेबल कैंसर है, तो जो स्टेज 1 एंड 2 है, इसमें बेसिकली सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। 1 में तो काफी मतलब अर्ली स्टेजेस में जो हम सर्जरी कर सकते हैं, इनिशियल सर्जरीज आर वेरी स्मॉल सर्जरीज, एंड पेशेंट्स को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। पेशेंट 1B2 से पहले जो है सर्जिकल स्टेज हम जो कर लेते हैं, उससे पहले जो हमारी सर्जरीज हैं उसमें कम्प्लीटली क्यूरेबल कैंसर होता है। उसके बाद भी जो स्टेजेस हैं उनमें भी क्योर अवेलेबल है हमारे पास, जैसे रेडियोलॉजी एंड कीमोथेरेप्यूटिक ऑप्शंस हमारे पास हैं। पर जो अर्लियर स्टेजेस हैं उसमें तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा है, एंड जो हम सर्वाइवल रेट लेते हैं वो इन स्टेजेस में बहुत अच्छा है सर्जिकल ऑप्शंस के साथ। तो बेसिकली पेशेंट को सर्जरी के लिए आना होगा और उसे इस चीज को अपने मन से निकालना पड़ेगा कि नहीं, अब हमारा इलाज नहीं हो पाएगा। जितना जल्दी इलाज होगा उतने ही सर्वाइवल बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। तो इस चीज को हमें सभी लोगों को समझना होगा कि इस कैंसर को जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतना जल्दी ही लाइफ अच्छी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर सीमा। स्टेज 1 में सर्जरी है और साथ में ना रेडियोथेरेपी भी है। कोई कोई मतलब रेडियोथेरेपी का भी रोल उतना ही अच्छा है जैसा डॉक्टर सीमा ने बताया, जैसा कि सर्जरी का है। तो जो पेशेंट मतलब किसी वजह से सर्जरी नहीं करा सकते, या फिर सर्जरी का कभी कभी डेट्स नहीं मिल पाती हैं, या वैसे भी दोनों का रिजल्ट इक्वल आते हैं। रेडिएशन बहुत पुराना ट्रीटमेंट चला आ रहा है, 5.5 मतलब 2 महीने का ट्रीटमेंट होता है। बहुत ही आराम से सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल सब जगह अवेलेबल है। पता करने की देर है, लोग ठीक हो जाते हैं। सर्जरी का रोल सिर्फ शुरुआती स्टेज में होता है, जबकि रेडिएशन की अगर हम बात करें तो वो स्टेज 1, 2 और अप टू 4A मतलब चौथी स्टेज के भी शुरू वाले पार्ट तक रेडिएशन का रोल और साथ में कुछ दवाइयों का रोल होता है। डॉक्टर राशि, यहाँ आप थोड़ा सा ना रेडिएशन के भी वो बता दीजिए, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट रेडिएशन है दैट इज वेरी सेफ।
तो लोगों के मन में जो डर है कि रेडिएशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका भी आप शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें तो लोगों को बहुत फायदा होगा। देखिए इसमें देखिए रेडिएशन क्या होता है, एक्सरेज होती हैं। अब जैसे एक्सरे तो मुझे लगता है हर किसी ने कराया होता है। तो रेडिएशन हाई एनर्जी एक्सरेज होती हैं जो कि ना महसूस होती हैं, ना दिखाई पड़ती हैं, और ना ही उनकी कोई जो प्रभाव है वो रेडिएशन के टाइम पे कुछ महसूस होता है। बहुत ही सेफ होता है। और आजकल टारगेटेड रेडिएशन आ गया है, मतलब जहां पर हम रेडिएशन करना चाहते हैं वहीं पर जाता है। तो आदमी, जिस भी इंसान का, जिस भी फीमेल का ये ट्रीटमेंट होता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो काला हो जाएगा या उसके बाल पूरे गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चेदानी के मुंह और उसके आसपास का जो हिस्सा होता है उसका जो इलाज है वो किया जाता है, और ये ओपीडी बेसिस पे होता है। मतलब 15 मिनट का प्रोसीजर है, ट्रीटमेंट कराइए चले जाइए, इस तरह का थोड़ा प्रोसीजर होता है जो 5.5-6 महीने 6 हफ्ते चलता है। महीने नहीं, 6 हफ्ते। और हफ्ते में 5 दिन चलता है, 25-26 दिन का ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद एक अंदर की सिकाई होती है, वो भी ओपीडी बेसिस पे ही होती है, या फिर मतलब सुबह से आएंगे आप, शाम तक छुट्टी हो जाएगी। तो बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है। तो सुरभि आप बताइए, जी हम इस कैंसर की बात कर रहे हैं, ये होता किस में कॉमन है, किस एज ग्रुप की लेडीज में ज्यादा कॉमन होगा? ये बेसिकली जो जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं, 15 से 44 साल तक की जो फीमेल्स होती हैं, उनमें ये ज्यादा कैंसर पाया जाता है। बेसिकली भी मतलब ये 25-30 साल के बाद ही शुरू होता है ना, 25 से 35-40 हाँ सेक्सुअली एक्टिव जो हाँ, लेडीज होती हैं उनमें ज्यादा पाया जाता ज्यादा है। पाया जाता है। और लेकिन ये मतलब लेटर एज में भी डायग्नोज हो सकता है, ऐसा नहीं है, ज्यादा हाँ, उनमें पाया जाता है, पर मीनोपॉज के लेटर बाद भी, हाँ, मीनोपॉजल एज में भी काफी डिटेक्ट होता है। काफी डायरेक्ट होता है, राइट। इसके साथ ही हम लोग अपना मतलब सेशन खत्म करते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई टेक होम मैसेज हो तो डॉक्टर सीमा आप अपना एक लाइन में, डॉक्टर शैला आप भी, और डॉक्टर सुरभि अपना अपना टेक होम मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा तो बस यही है कि सभी महिलाएं जागृत रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और जितना जो हमने आज बात की है अवेयरनेस की, अगर आप अवेयर होंगे और अपने आसपास वाली महिलाओं को अवेयर करेंगे तो एक दिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सर्वाइकल कैंसर का डेथ रेट बिल्कुल 0 हो जाएगा। डॉक्टर शैला। मेरी तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि महिलाएं अपनी बॉडी के प्रति जागरूक रहें, अपनी बॉडी को समझें। अगर कोई लक्षण, जैसे पहले भी बताया, 15 दिन से ज्यादा है तो उसको इग्नोर नहीं करें, अपनी हेल्थ को लास्ट में ना रखें, उसको सबसे पहले लेके चलें। जैसे कहावत है कि खाली कप से आप किसी को कुछ नहीं पिला सकते, तो जब आप खाली हैं तो आप किसी और को भी कुछ दे नहीं सकते। तो आप उस चीज से बाहर निकलें, अपने प्रति अपना ख्याल रखना ये कोई सेल्फिश एटीट्यूड नहीं है, ये अपने प्रति जागरूक रहना आपका राइट है। मतलब आपका ये अधिकार है कि आप अपने बारे में ध्यान रखें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दूसरा, जो महिलाएं इस बारे में जानकारी लेना चाहती हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, डॉक्टर राशि खुद इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हैं। मैं खुद अपने जितने भी एनजीओ के ग्रुप्स हैं उनको डायरेक्ट करती हूँ कि डॉक्टर राशि के प्रोग्राम्स देखें, कैंसर के बारे में बहुत ज्यादा उनसे बात करती हैं। इनफैक्ट हमें डाउट होता है, हम उनको कॉल करते हैं। और कैंसर सर्विक्स मुक्त भारत अभी एक अभियान चला है, उसमें जुड़े, उसमें देखें कि क्यों हम ये अभियान चला रहे हैं और क्यों ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, और सभी को उसका लाभ उठाना चाहिए। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स हैं जहां पर जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारी जांच टाइम पे नहीं हो पा रही है, हमें कौन से सेंटर जाना है, जिन लोगों को भगवान ना करे कैंसर हो चुका है, उनको डेट्स नहीं मिल पा रही हैं अस्पताल में, तो वो हेल्प एंड सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं। तो हम ना सिर्फ इलाज बल्कि अवेयरनेस और दूसरी तरह की हेल्प करने के लिए भी सारे डॉक्टर्स आपके सामने हाजिर हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल सही बात डॉक्टर शैला। डॉक्टर सुरभि। बस वैसे सबने कुछ, डॉक्टर शैला, डॉक्टर सीमा ने कह ही दिया। बस मैं वही कहना चाहूंगी कि हेल्थ इज वेल्थ। हमारा हेल्थ है तो हम सब कुछ अपने परिवार की, अपनी अपनी पूरी सोसाइटी की सेवा कर सकते हैं। तो जी इसलिए पहला धर्म हमारे लिए अपने परिवार से पहले अपने अपने प्रति बनता है कि हम अपना ध्यान दें, अपने हेल्थ चेकअप्स, अपने एक रूटीन हेल्थ चेकअप साल में एक बार जो भी होते हैं वो जरूर कराएं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो। और जैसे मैंने अभी बताया कि पैप स्मीयर सिर्फ 3 साल में एक बार कराना होता है। तो इस और कोई बड़ा टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको डॉक्टर के पास जाना है और करवाना है। हम बहुत इतना बड़ा कैंसर से एक छोटे से टेस्ट से हम बच सकते हैं। थैंक यू आप सभी लोगों को, धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू हाँ, डॉक्टर। डॉक्टर सीमा, डॉक्टर शैला, डॉक्टर सुरभि, आप सभी लोग गवर्नमेंट सेंटर में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर अच्छे उस पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत कर रही है हम लोगों के लिए। हम सब लोगों को अपना भी सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।